हाँ, तो दोबारा रिपीट करता हूँ कि देखें, जो भी आप एजेंट इम्प्लीमेंट करेंगे आप उसमें इस तरह से इंजेक्ट कर दें कि वो इंसानों की तरह सोचे और इंसानों की तरह अमल करे। मैं बाहर निकला, यूनिवर्सिटी से बाहर निकला, मुझे मेरे घर जाना है, 4 रास्ते हैं। मैं कुछ सोचूंगा, क्या सोचूंगा मैं? कि भाई कौन सा रास्ता मेरे घर जाता है, कौन सा रास्ता सेव है, कौन सा रास्ता जल्दी पहुंचा देगा, कौन से रास्ते पे मुझे खतरा नहीं है, कौन से रास्ते पे रोड सही है, ये तमाम चीजें सोचूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, उन तमाम चीजें सोचने के बाद उनमें से कोई एक चीज चूज कर लूंगा। और जब एक चीज चूज कर लूंगा तो उस क्या करूंगा, उस रास्ते पे चला जाऊंगा और अपने घर पहुंच जाऊंगा। मैं एक इंसान हूं और मैं बाहर निकला अपने घर से बाहर, मुझे एक जगह जाना था, मैंने देखा भाई 5 रास्ते हैं, तो मैं क्या करूंगा? डेफिनेटली मैं शॉर्टेस्ट पाथ चूज करूंगा। अगर शॉर्टेस्ट पाथ चूज नहीं करूंगा तो मैं वो पाथ चूज करूंगा जिसपे मैं ज्यादा सेफ हूँ, ज्यादा कंफर्ट हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बस अगर आपने एक एजेंट बनाया है और उस एजेंट का काम है एक जगह पे दूसरी जगह जाना, तो वो एजेंट भी क्या करे, बाहर निकले और देखे चारों तरफ जितने रास्ते हैं उनमें से बेहतर को चूज करके आगे बढ़ जाए। थिंकिंग लाइक ह्यूमन एंड एक्टिंग लाइक ह्यूमन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पॉइंट समझ में आ रहा है ये? आप एक गेम खेल रहे हैं, आप एक गेम खेल रहे हैं बेटा। गेम की मिसाल ना बहुत देखें, कुछ ना कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल होती हैं और कुछ होती है टॉय प्रॉब्लम। टॉय प्रॉब्लम क्या होती है? वो प्रॉब्लम जिसपे आपको एआई समझ में आ जाती है, टॉय प्रॉब्लम कहलाती है ये मतलब मैं आपको किसी गेम से समझा दूंगा, किसी सिनेरियो से समझा दूंगा, लेकिन जब भी मैं आपसे बात करूंगा यही ऑटोनोमस टैक्सी की, जैसे बाहर निकल रोड पर ट्रैवल करने वाली, तो टेक्निकली ये मौजूद तो नहीं है ना, हम इसकी भी बात ही कर रहे हैं, पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ऑल दो के टेस्ला वगैरह मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो टॉय प्रॉब्लम से ना स्टूडेंट को एआई की बेसिक बहुत अच्छी समझ में आ जाती है। अब आप एक एग्जाम्पल सोचिए कि आप एक गेम खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, चेस सही है, चेस खेल रहे हैं आप, और आपकी बारी है, बल्कि चेस को छोड़ दें, चेस तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे लोग शायद उसको समझते भी नहीं है। आप खेल रहे हैं टिक टैक, टिक टैक टू खेल रहे हैं आप, सही है। आपने ये प्रोजेक्ट बनाया भी होगा किसी जमाने में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में या किसी और कोर्स में। आप टिक टैक टू खेल रहे हैं और आपकी बारी है, और मैं आपके साथ खेल रहा हूँ और मैंने अपना अटैम्प्ट कर लिया है, मैंने अपना मार्क जहाँ इंसर्ट करना था वहाँ कर दिया है। अब आपकी बारी है। तो आपने, अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखा सकूं बोर्ड, अगर मैं आपसे ये कहूँ, ये देखें कि मैं टिक टैक टो खेल रहा हूँ आपके साथ और ये मेरी बारी है, ये मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया। तो आपके ख्याल में जब आप गेम खेल रहे होंगे, कोई एक स्टूडेंट हुसैन मुर्तजा, हुसैन आप कहाँ मार्क करेंगे? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7 8 9। तो आपके पास 8 ऑप्शन है, आप कहाँ मार्क करेंगे हुसैन मुर्तजा? 1 पर, हुसैन कह रहे हैं 1 पर। अच्छा, रामीन, रामीन कहाँ मार्क करेंगी? 3 पर। अच्छा जी। अच्छा, मुझे जो नाम दिख रहे हैं मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ। ताहा रसूल आपका मार्क करेंगे, फरवा आपका मार्क करेंगी, जगाउल्ला आपका मार्क करेंगे? 1 पर, 3 पर, 6 पर, और 7 पर, जगाउल्ला, जगाउल्ला 8 पर। अब देख रहे हैं आप लोग, बस यहाँ मैंने 5 लोगों से पूछा है सिर्फ। तो अब ये 5 लोग जो हैं, पांचों अलग अलग बता रहे हैं, ये क्या चीज है? भाई गेम तो सबने जीतना है ना, ये पांचों अलग अलग क्यों बता रहे हैं? ये सब जीतने के लिए खेलते हैं? सबकी अपनी अपनी इंटेलिजेंस है, बस इसका जवाब ये था। दिस इज द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक सही है कोई गलत है, सब अपनी अपनी इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं किस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, इंटेलिजेंस पे। हमें कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाना है। अब ये जो 5 लोग हैं, जाहिर सी बात है इसमें से कोई एक गलत होगा, या हो सकता है सब गलत हो, या हो सकता है सब सही हो सकता है कोई एक गलत हो हो सकता है सबके सब सही हो सकता है सबके सब गलत हो। तो हमें कंप्यूटर को ऐसा बनाना है कि जब भी वो डिसीजन ले, तो वो डिसीजन ले कि जिससे वो जीत सके। लेकिन अगर कंप्यूटर इस वक्त, फर्ज करें कंप्यूटर है अब, और कंप्यूटर इस वक्त कहीं बनाता है,
कंप्यूटर जो है इस वक्त वो यहाँ बना दे या यहाँ बना दे, यहाँ बना दे। तो देखिए कंप्यूटर के पास इस वक्त कितने ऑप्शन हैं? 8। आपके पास भी 8 ऑप्शन थे, कंप्यूटर के पास भी 8 ऑप्शन थे। हम ये चाहते हैं कि कंप्यूटर अगर इस वक्त एक ऑप्शन परफॉर्म करता है और वो नहीं जीतता, तो कम से कम वो एक्शन परफॉर्म करे जिससे उसकी परफॉर्मेंस क्या हो रही हो? मैक्सिमाइज। क्या हो रही हो बेटा? मैक्सिमाइज। डेफिनेटली ये बात हम सबको पता है कि एक स्टेप में अभी कोई भी गेम नहीं जीत सकता। कोई भी एक स्टेप में गेम नहीं जीत सकता। कोई भी एक स्टेप में गेम नहीं जीत सकता, लेकिन हमने वो स्टेप परफॉर्म करने हैं जिससे हमारी परफॉर्मेंस क्या हो रही हो? मैक्सिमाइज हो रही हो। जब मैं यूनिवर्सिटी से अपने घर जाता हूँ, तो डायरेक्ट मैं अपने घर तो नहीं पहुंचता, मैं डिफरेंट जगहों से होते हुए जाता हूँ, तो मैं वो रास्ते चूज करता हूँ जिससे मैं जल्दी घर पहुंच सकूं। तो ये सीक्वेंस जो है आपस में मिलके मुझे मेरे घर पहुंचा देते हैं। बेटा इसमें ना दो तीन चीजें हैं, अपोनेंट को जीतने ना दे, ये जो आप बात कर रही हैं, दो तीन चीजें होती हैं। मैं गेम में, आप इस गेम को अपने दिमाग से निकाल दें। आप एक जर्नल बात करें, आप ये सोचिए कि आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज करनी है आपने। आप रूम साफ कर रहे हैं, आप कमरे में घुसे, मैं मैनुअली बात कर रहा हूँ। आप एक इंसान है और आपको अपना रूम साफ करना है, आपके हाथ में मॉप, आपके हाथ में वैक्यूम क्लीनर है, तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ उन जगहों पे जाके वैक्यूम क्लीनर से साफ करेंगे जहां पे कचरा है, या पूरे रूम में साफ करेंगे? आप वैक्यूम क्लीनर लेके पूरा रूम साफ करेंगे? पूरा रूम साफ करेंगे? कचरे वाली जगह पे करना चाहिए ना टेक्निकली। इसका मतलब तो बेटा ये हुआ रोशनी और इफरा, कि अगर पूरा रूम साफ है तब भी आप पूरा रूम साफ करती रहेंगी। अच्छी बात है वैसे ये। लेकिन मैं अगर वैसे बात करूं, तो टेक्निकली हमें वहां जाना चाहिए बेटा कि जहां पर हमारे डर्ट पड़ी हुई हो। आदत है, हाँ ये अच्छी बात है, मैं यही कह रहा हूँ, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हम्म, अगर आप बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बचानी है, आपको एफर्ट्स कम लगानी है, और आपको जल्दी रूम साफ करना है। ऐसा ही है ना? तो आप डेफिनेटली उन जगहों पे जाएंगे कि जिस जगह पे आपको डर्ट दिख रही हो या कचरा दिख रहा हो। इज इट क्लियर? अब आ जाए वैक्यूम क्लीनर, एक आपने बना दिया एजेंट, और आप क्या चाहते हैं कि वो आपकी तरह काम करे। तो वैक्यूम क्लीनर जब रूम में सफाई करेगा, तो वो एक्शन परफॉर्म करेगा जिससे उसकी परफॉर्मेंस क्या हो रही होगी? मैक्सिमाइज। और उसकी परफॉर्मेंस क्या है? वैक्यूम क्लीनर की परफॉर्मेंस क्या है? क्लीनिंग, सही है ना? तो क्लीनिंग उसकी परफॉर्मेंस। इसी तरीके से जब मैं ये गेम खेल रहा हूँ, तो मेरी परफॉर्मेंस अलग हो जाएगी। अगर मैं एक टैक्सी चला रहा हूँ, मैं एक कार चला रहा हूँ, और मेरा टारगेट ये है कि मेरे पैसेंजर को एक जगह पर दूसरी जगह लेके जाना है, तो मेरी परफॉर्मेंस क्या होगी? सेफ्टी बहुत आखिर में, हाँ सेफ्टी है, ड्राइविंग है। ड्राइविंग, यार सबसे इंपॉर्टेंट बात दो चीजें होती हैं। देखिए सेफ्टी भी होती है, डेफिनेटली होती है। आपने उसको उसकी मंजिल पे पहुंचाना है, शॉर्टेस्ट पाथ। समझ में आ रही बात? आपको उसके घर पे पहुंचाना है, शॉर्टेस्ट पाथ से पहुंचाना है, सेफ्टी से पहुंचाना है, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं परफॉर्मेंस में। तो जो अभी किसी ने सवाल पूछा था, रोशनी ने, उसका जवाब आ गया है। जवाब ये है बेटा कि डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। इस गेम में डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस ये है कि आप जीतें। आप जीतें, या अगर आप नहीं जीत रहे तो आप उसे ना जीतने दें। और अगर वो भी नहीं जीत रहा, आप भी नहीं जीत रहे, तो आप वो काम करें कि जिससे आप जीत सकते हो। इज इट क्लियर? तीन चीजें होती हैं, टिक टैक टू में तीन चीजें होती हैं। आप वो एक्शन परफॉर्म करते हैं जिससे आप जीत जाए फौरन, फौरन। या फिर अगर आप नहीं जीत रहे होते, तो आप ये देखते हैं कि वो तो नहीं जीत रहा, तो आप उसे रोकते हैं। और अगर तीसरी चीज, वो भी नहीं जीत रहा, आप भी नहीं जीत रहे, तो फिर आप वो एक्शन परफॉर्म करते हैं जिससे आप जीत सकते हैं। सही है? तो गेम में अलग तरीके से सोचा जाता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम में अलग तरीके से सोचा जाता है। अगर मैं टैक्सी चला रहा हूँ, तो मेरी परफॉर्मेंस यही है कि भाई मैं अपने पैसेंजर को सेफ्टी के साथ घर पहुंचा दूं। फिर और भी आ जाता है कि शॉर्टेस्ट पाथ से पहुंचा दूं, कंफर्ट हो, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सिग्नल को ना तोड़ूं। सही है ना? बहुत सारी चीजें मैं उनको आराम से परफॉर्म कर दूं। अगर मैं कोई और एप्लीकेशन बना रहा हूँ, वैक्यूम क्लीनर, तो मेरा काम क्या है? रूम साफ हो जाए। फिर रूम अगर साफ हो रहा है तो जल्दी साफ हो जाए। सही है ना? और एक ही काम को बार बार ना करें। अब अगर आप एक रूम साफ करके गए, अच्छा, अगर आप एक रूम साफ करके गए और आप उस रूम में दोबारा तो नहीं आएंगे 4-5 घंटे तक, तो आप यही चाहते हैं कि वैक्यूम क्लीनर ने भी अगर एक रूम साफ किया हुआ हो, तो वो भी उस कमरे में ना आए। तो एआई के ना लेवल हैं बेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेवल हैं। एक होती है सिंपल एआई,
सिंपल एआई क्या होती है? बस आपने देखा और एक्शन परफॉर्म कर दिया। मतलब अगर मैं वैक्यूम क्लीनर में एआई लगाना चाहूँ तो एक एआई ये भी हो सकती है कि वैक्यूम क्लीनर में एक सेंसर लगे और वो सेंसर सेंस करे, जैसे भी करे, कि यहाँ कचरा पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ। अगर पड़ा हुआ है तो उसे साफ कर दे और अगर कचरा नहीं है तो आगे बढ़ जाए। एक एआई ये भी है। इसका मतलब है सिंपल इफ एल्स पे काम करे, देखे अगर है, एक्शन ट्रू हो रहा है तो उसको परफॉर्म कर दे, कंडीशन कंडीशन ट्रू हो रही है तो एक्शन को परफॉर्म कर दे, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो एक्शन को दूसरे को परफॉर्म कर दे। एक एआई ये हो सकती है। एक एआई क्या हो सकती है? वो याद रखे कि मैं इस जगह को साफ करके जा चुका हूं, अब मुझे 4-5 घंटे तक नहीं आना। समझ रहे? तो एआई के भी लेवल हैं। अब इस गेम को खेलते हुए मैं ये देखूं ही नहीं कि सामने वाला जीत रहा है और अपने जीतने में लगा रहूं, तो पता चला वो मुझसे पहले जीत गया, तो मुझे उसको रोकना भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे कोर्स के अंदर है ना, इंशाल्लाह। तो सारी चीजें वक्त के साथ साथ क्लियर होती रहेंगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिंपल डेफिनेशन क्या है? कि भाई थिंकिंग लाइक ह्यूमन एंड एक्टिंग लाइक ह्यूमन। लेकिन अभी मैंने 5 इंसानों से पूछा था कुछ, और पांचों इंसानों ने क्या जवाब दिया? अलग अलग जवाब दिया। तो मैं इसमें एक चीज ऐड कर रहा हूं, थिंकिंग रैशनल, थिंकिंग रैशनल, एक्टिंग रैशनल। थिंकिंग रैशनल, एक्टिंग रैशनल। अब ये रैशनल का जो वर्ड है ये क्या है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसे। अभी हमने देखा कि भाई अगर हम इंसानों की तरह सोचे और इंसानों की तरह अमल करें तो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हर इंसान अलग अलग सोच रहा है। और जब हर इंसान अलग अलग सोच रहा है तो कोई ना कोई गलत भी हो सकता है। और हमारी कोशिश क्या है कि हमें तो वो काम करना है जिससे हमारी परफॉर्मेंस क्या हो, मैक्सिमाइज। तो रैशनल का मतलब है टू डू द राइट थिंग, टू डू द राइट थिंग, टू डू द राइट थिंग। हमें क्या करना है? हमें सही काम करना है। और सही काम क्या है? वो काम जिससे आपकी परफॉर्मेंस क्या हो रही है, मैक्सिमाइज हो रही है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता, तो मैं बीच में सामने मुझे 5 ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं वो ऑप्शन चूज करूंगा जिससे मुझे अपने आंसर से करीब हो सकूं। अब जब पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आप हर वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपका पेपर सही से सही होता रहे। एक वक्त में आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर सकते, क्वेश्चन वाइज करते हैं। तो आपने वो काम करना है जिससे आपकी परफॉर्मेंस क्या हो रही हो, मैक्सिमाइज हो रही हो। और ये कहलाता है रैशनल थिंकिंग, रैशनल एक्टिंग। आपने वो चीज सोचनी है जिससे आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो, और आपने वही चीज करनी है जिससे आपकी परफॉर्मेंस क्या हो, मैक्सिमाइज हो। तो थिंकिंग रैशनल एंड एक्टिंग रैशनल। मॉडल बनाना पड़ेगा। एक मॉडल ट्रेन करेंगे। जी राहिल। सर, जो आपका सिस्टम है उसको मालूम होना चाहिए कि आप जो बाइक है उसका क्या शेप है और उसमें 2 व्हील्स है या जो भी उसमें जो भी आप डालना चाहते हो उस। बिल्कुल, आप लोग जो जवाब दे रहे हैं वो जाहिर सी बात है, हम उसको समराइज करेंगे तो एक जगह पे आ जाएगा वो। ठीक है। ये जो जवाब दे रही थी शायद इनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया। तो बेटा, सूरत हाल कुछ यूं है कि सबसे पहले तो आपने अपने सिस्टम को ये बताना पड़ेगा ना यार, कि बस कैसी दिखती है, कार कैसी दिखती है, ट्रक कैसा दिखता है, क्योंकि कार एक तरह की तो नहीं है, बहुत सारी तरह की है। जब मैं किसी कार को देखता हूँ तो पहचान लेता हूँ ना, तो आप जब किसी कार को देखेंगे तो आप भी पहचान लेते हैं, तो मशीन को भी चाहिए कि वो जब किसी कार को देखे तो पहचान ले। सिस्टम में नॉलेज फीड करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो मशीन लर्निंग का मॉडल कैसे काम करता है? डिसीजन मेकिंग करता है, हेल्प करता है एआई के सिस्टम को जहां जहां डिसीजन मेक करना होता है, जहां जहां डिसीजन लेना होता है। मशीन लर्निंग का मॉडल ये बता सकता है आपको कि आप ये डिसीजन ले सकते हैं। मैं आपको उसकी 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले मशीन लर्निंग की डेफिनेशन समझते हैं। मशीन लर्निंग की डेफिनेशन क्या है? 3-4 पैरामीटर है, उसको समझ लेते हैं।
एक एक पैरामीटर आप ले लें टास्क, एक पैरामीटर ले लें आप एक्सपीरियंस, एक पैरामीटर ले लें आप परफॉर्मेंस। अब मशीन लर्निंग का मॉडल क्या कहलाता है? हर वो मॉडल मशीन लर्निंग का होगा, और हर वो मॉडल मशीन लर्निंग का होगा, हर वो एल्गोरिथम मशीन लर्निंग का होगा। जो अब मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिएगा। मैं कोई टास्क परफॉर्म कर रहा हूं, जैसे जैसा मेरा एक्सपीरियंस उस टास्क पे बढ़ रहा है, मैं एक टास्क परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस उस टास्क पे बढ़ रहा है, मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। अगेन रिपीट करता हूं, जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस उस टास्क पे बढ़ रहा है, मेरी परफॉर्मेंस क्या हो रही है? इंप्रूव हो रही है। मैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स 25वीं 30वीं बार पढ़ा रहा हूँ। अभी मेरे पास एक स्लाइड खुली हुई है, मैं उस पर 1 घंटे बोल सकता हूँ। जब मैं पहली दफा पढ़ा रहा था तो मैं एक स्लाइड पे 5 मिनट भी नहीं बोल सकता था। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं था। टास्क क्या था? मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाना। टास्क क्या था मेरा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाना। एक्सपीरियंस क्या था? कितनी दफा पढ़ा चुका हूँ। परफॉर्मेंस क्या थी? अच्छे से पढ़ाना। तो वो जो मैंने पहली दफा पढ़ाया था और जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें बहुत फर्क है। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं, थोड़ी सी फनी एग्जाम्पल होती है लेकिन एग्जाम्पल समझ में आने वाली होती है। आप एआई का पेपर दे दें आज बैठ के, आपके मार्क्स कितने आएंगे? आपके मार्क्स कितने आएंगे? नहीं आएंगे ज्यादा। लेकिन अगर आप यही एआई का कोर्स 3 4 दफा पढ़ने के बाद फाइनल एग्जाम दें तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा होगा। वो स्टूडेंट बहुत अच्छे भी जानते हैं जो दोबारा कोई कोर्स पढ़ते हैं कि पहली दफा में और दूसरी दफा में बड़ा फर्क होता है। आप जब क्लास में बैठे हुए होते हैं, अल्लाह ना करे किसी के बाद ऐसा हुआ हो, लेकिन जब आप क्लास में बैठे हुए होते हैं तो आपको पुरानी बातें याद आ रही होती हैं, आप टीचर से पहले पहले जवाब दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाती है। तो एक्सपीरियंस क्या है बेटा? कि आप उस चीज को कितनी दफा परफॉर्म कर रहे हैं। टास्क क्या है? टास्क क्या आपका? सेम है। परफॉर्मेंस क्या है? वो काम करना। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। फर्ज करें आज मुस्लिम, फर्ज करें आज आप जो हैं वो आज लॉकडाउन खुल जाता है और हम लोग बाहर जाते हैं और हमें पता चलता है भाई कराची में बहुत सारी जगहों पे नए रोड डल चुके हैं, जो है रोड नए बन चुके हैं। अब हमें नहीं पता रूट्स पे, तो हम जा रहे होते हैं, किसी जगह पे स्पीड ब्रेकर आ जाता है। ये स्पीड ब्रेकर आ जाता है, सही है ना? अब स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो आप फर्ज करें हम बाइक पर हैं, मैं बाइक पर हूँ और स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो मैं उस स्पीड ब्रेकर से टकरा के गिर जाता। सही है, मुझे समझ में आता है भाई इस जगह पे स्पीड ब्रेकर है। अब नेक्स्ट डे मैं फिर उस जगह पे जाता हूँ। मेरा टास्क क्या है? वहां से गुजरना। परफॉर्मेंस क्या है? किसी नुकसान के बगैर गुजरना। परफॉर्मेंस क्या है? किसी नुकसान के बगैर गुजरना। एक्सपीरियंस क्या है? 1 दफा गुजर चुका हूँ। बिल्कुल, गिरना नहीं है, किसी नुकसान के बगैर, कंफर्ट के बगैर। गिरने का मतलब ये थोड़ी हो सकता है मैं वहां जाके बाइक स्लो करूंगा, जो भी है। लेकिन फर्ज करें 2 3 दिन तक मैं वहां स्पीड ब्रेकर मुझे याद नहीं रहता, लेकिन 4 5 दिन बाद मुझे याद हो जाएगा, इतना याद हो जाएगा कि अगर मैं अपने दोस्त के साथ पीछे बाइक पर बैठा हुआ हूँ तब भी मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई आगे स्पीड ब्रेकर है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ ये बात? ये तो मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो रियल लाइफ है। ये तो वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो रियल लाइफ है। अब मैं कंप्यूटर से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड बातें आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगी। अब आ जाए आप, बहुत सारी एग्जाम्पल है मशीन लर्निंग की। मतलब मशीन लर्निंग की तो इतनी एग्जाम्पल है कि हम शुरू करें सुबह तो रात हो जाए खत्म ना हो, और आप लोग मुझे बताना शुरू करेंगे, इतनी एग्जाम्पल है हमारी लाइफ के अंदर। क्योंकि हम जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर में बहुत एग्जाम्पल है। सबसे पहली एग्जाम्पल है ईमेल के अंदर स्पैम का जो फोल्डर होता है, स्पैम क्लासिफिकेशन। क्या करता है वो फोल्डर? वो ईमेल जो हमें समझ में नहीं आती या सही नहीं होती, वो ईमेल हमारे कल्चर के हिसाब से, या कोई भी ऐसी चीज जो फ्रॉड हो सकती है ईमेल, वो तमाम ईमेल स्पैम में चली जाती हैं। इसका मतलब है
गूगल ने, मतलब जीमेल ने या याहू ने कोई ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जो आने वाली ईमेल में कीवर्ड्स को चेक करता है और ऑटोमेटिकली उनको स्पैम के फोल्डर में डाल देता है। ऐसा ही है ना? ये तो इनका अपना एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम क्या है कि भाई जो भी ईमेल आती है वो चेक करते हैं खुद ब खुद, उसमें कीवर्ड्स वगैरह को मैच करते हैं, अगर वो कीवर्ड्स होते हैं तो वो क्या करता है, उसको स्पैम के फोल्डर में डाल देता है। ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है ना? ये तो उनका अपना एल्गोरिथम है, बिल्ट इन हो गया। अब वो आपसे क्या सीख रहा होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे क्या टास्क, क्या है टास्क है, ईमेल को चेक करना, स्पैम के फोल्डर में डालना। परफॉर्मेंस क्या है, कितनी ईमेल करेक्टली स्पैम के फोल्डर में डाल रहा है। और एक्सपीरियंस क्या है कि वो आपको देख रहा है। अब उसका सिस्टम काम कैसे करता है, वो आपको चेक कर रहा होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने बहुत दफा पहले भी हर क्लास में बताया कि मैं जब आईबीए का स्टूडेंट था तो आईबीए से बहुत ईमेल आती थी हमारे पास, काम की ईमेल्स होती थी बहुत, लेकिन वो सब मेरे काम की नहीं होती थी। मेरे काम की कुछ होती थी, लेकिन एक जर्नल जो ईमेल्स होती थी वो आती थी। तो मैं क्या करता था, एक साहब थे जिनकी ईमेल आती थी, तो मैं उन ईमेल को पढ़े बगैर डिलीट कर दिया करता था। मेरी आदत थी शुरू से। मैं देखता भी नहीं था उनकी ईमेल में क्या है, रीड भी नहीं करता था, और उनको मैं पढ़े बगैर डिलीट कर दिया करता था। फिर एक वक्त आया कि मैंने उनकी ईमेल को पढ़ना छोड़ दिया, डिलीट नहीं करता था। मेरा सिस्टम समझ गया याहू का कि यार ये जो उस्मान बंदा है, ये जो उस्मान बंदा है, इनको इन हिसाब से जो ईमेल आती हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सारी ईमेल्स एक वक्त के बाद कहाँ जाने लग गई, स्पैम के फोल्डर में, ऑटोमेटिकली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो साहब थे, उन साहब की ईमेल मेरे ईमेल के अंदर, मेरे ईमेल के अंदर सिर्फ स्पैम के फोल्डर में जाती थी। वो जितने लोगों को ईमेल करते थे सबके में नहीं जाती थी। उसका रीजन क्या था कि सिस्टम ने लर्न किया, सिस्टम ने लर्निंग की, सिस्टम ने एक्सपीरियंस हासिल किया मेरे एक्शन से कि यार ये जो बंदा बैठा हुआ है इसको ये चीजें पसंद नहीं है, इसलिए इसको सिस्टम को स्पैम में डाल दो। इज इट क्लियर? लर्निंग कर रहा है सिस्टम, सिस्टम क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है पास्ट एक्सपीरियंस से। बहुत सारी एग्जाम्पल है इसकी। आप आज जाइए दराज पे और टी शर्ट देख लीजिए बस। आप दराज की एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और अपने अकाउंट से लॉगिन करें और टी शर्ट देख लें बस, 4-5। देखें आपको कल तक कितनी टी शर्ट दिखेंगी सब जगह पे। ख्वाब में भी टी शर्ट नजर आ रही होंगी आपको। अब दराज ये काम क्यों कर रहा है भाई, उसका काम तो मार्केटिंग है। तो रिकमेंडेशन सिस्टम बना दिया उसने, आपके पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न किया, और उसने बोला भाई इस बंदे को तो टी शर्ट में इंटरेस्ट था। ये तो आप चीजें पढ़ ही रहे हैं ना आजकल, कि मैंने हैंड फ्री की बात की तो अब मुझे हैंड फ्री के ऐड नजर आ रहे हैं। मैंने मैसेंजर पर अपने दोस्त से हैंड फ्री का पूछा तो मुझे हैंड फ्री के ऐड नजर आ रहे हैं। तो उनका काम, वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है वो उनके लिए मसला नहीं है। उस सिस्टम का काम क्या है कि उस यूजर को वही दिखाना जिसमें वो इंटरेस्टेड हो। आपने तो उसे नहीं बताया कि मुझे टी शर्ट्स पसंद है, उसने सिर्फ क्या किया, आपके पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न किया और आपको चीजें दिखा दी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। दिस इज मशीन लर्निंग। तो रिकमेंडेशन सिस्टम आपको, अभी जो सूरत हाल चल रही है, आप सिम्टम्स बताएं और वो आपको प्रोडिक्ट करके बता देगा कि आपको कौन सी बीमारी है। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, इस तमाम सिस्टम के लिए, हुजैफा तुम्हें तो जवाब पता भी है, इस तमाम सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इस तमाम ऐसे सिस्टम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डेटा होना। ऐसे सिस्टम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डेटा होना। डेटा क्या है? फर्ज करें आपकी तबीयत खराब है और आपकी गली में दो डॉक्टर बैठते हैं क्लिनिक के। कोई इतनी तबीयत खराब नहीं है आपकी, आपको क्लिनिक जाना है, दो डॉक्टर बैठते हैं। एक डॉक्टर वो है जिसका एक्सपीरियंस 20 साल का है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक डॉक्टर ऐसा है जिसका एक्सपीरियंस 20 साल का है, और एक डॉक्टर ऐसा है जिसका एक्सपीरियंस
2 साल का है। आप किसके पास जाएंगे अपने ट्रीटमेंट के लिए? 20 साल वाले के पास। टेक्निकली तो आप सब 20 साल वाले के पास जाएंगे ना। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको पता है इसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और ये अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसका मतलब क्या है? जिसका डेटा ज्यादा है। अब मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ ना, मैं 5 साल से कोर्स पढ़ा रहा हूँ, अब मेरी ग्रिप बहुत अच्छी हो गई है, इसका मतलब है मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है। अगर मैं आपको पहली दफा पढ़ा रहा होता तो आपकी समझ में नहीं आ रहा होता, इतना अच्छा नहीं आ रहा होता। या पता नहीं अभी भी आ रहा है नहीं आ रहा, मैं अपनी तारीफ खुद तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं मुतमईन हूँ, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि आपके पास डेटा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए वो डिपेंड करता है सूरत हाल पे। मुझ जैसा बंदा तो डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं, पहली बात सानिया। और दूसरी बात, अगर जाएगा भी तो 2 साल वाले के पास जाएगा, क्योंकि क्योंकि आप सब 20 साल वाले के पास जा रहे हैं तो उसके पास रश बहुत होगा। तो मैं 2 साल वाले के पास जाके जल्दी से इलाज करवा के आ जाऊंगा। मेरे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्ता नहीं होगा दादा, जिसके पास रश नहीं है वो महंगा है। कोल्ड ड्रिंक वहीं से पीनी चाहिए जहां से कोई नहीं खरीदता। क्यों? ठंडी मिलेगी। अब इस पर अगर हम बातें करें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम तो कोर्स पढ़ रहे हैं ना। कभी आ जाना, किसी फेसबुक पोस्ट पे बात कर लेंगे। ठीक है। वैसे तो अभी हम तो सीखने के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो हम तो ग्राउंड रियलिटीज की बात करेंगे। लेकिन पैसे कम पैसों की दे देगा। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो एक्सपायर लिखा होता है चीजों को, ये फौरन एक्सपायर हो जाती हैं? तो अगर कोई किसी जहर, पॉइजन जो होता है उस पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई हो, तो क्या और जहरीला हो जाएगा वो? मोहम्मद आकिब का सवाल है, बट सर एआई परफॉर्म कैसे होती है, लॉगिन क्या होता है इसके पीछे? बेटा मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा। आकिब बेटा सवाल पूछो, क्लियर करके पूछो, मुझे समझ में नहीं आया। तो कोई एक आध एग्जाम्पल अगर हम देखें मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग क्या है? देखिए मशीन लर्निंग की मैं डेफिनेशन समझा देता हूँ आपको, कि आपने एक सिस्टम पे काम करना है और सिस्टम पे काम करके आपने उसको डेटा देना है। आप उसको डेटा देंगे तो उसको पता चलेगा आपने क्या काम करना है। आपने उसको बताया कार ऐसी दिखती है, ट्रक ऐसा दिखता है, बाइक ऐसी दिखती है, साइकिल ऐसी दिखती है। जितना ज्यादा डेटा देंगे उतना ज्यादा वो अच्छा डिफ्रेंशिएट कर सकता है। मैंने अभी आप में से बहुत सारे लोगों को बाय फेस देखा भी है, तो मुझे उनको नाम से नहीं पता, लेकिन जिनको मैं नाम से देखा उनको पहचान सकता हूँ। तो जिनको मैंने बहुत ज्यादा देखा उनको मैं ज्यादा पहचान सकता हूँ, जिनको मैंने नहीं देखा मैं नहीं पहचान सकता। इसी तरीके से सिस्टम जो है उसको आप जितनी ज्यादा इमेजेस देंगे वो उतना ज्यादा अच्छा पहचान लेगा सिस्टम, चीजों को डिफ्रेंशिएट करेगा। एक मॉडल ट्रेन होगा। मॉडल बहुत सारे हैं मशीन लर्निंग के, कुछ के नाम मैं बता देता हूँ आपको। न्यूरल नेटवर्क, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और बहुत सारे अदर। ठीक है। कोई एक मॉडल ट्रेन होगा, वो देखा जाएगा कि कौन सा मॉडल ट्रेन करना है, और उसके बाद लर्न कर लेगा वो सिस्टम। जब लर्निंग कर लेगा, अब जो नई नया चीज होगी, मतलब ये फर्ज करिए डॉक्टर बैठा हुआ है, ये उसका 20 साल का एक्सपीरियंस है। ये डॉक्टर बैठा हुआ है, ये उसका 20 साल का एक्सपीरियंस। ये मैं पेशेंट हूँ, मैं आया, मैंने उससे बोला कि मुझे ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। तो उसका जो ब्रेन है वो टेस्टिंग करेगा और कहेगा भाई तुम्हें तो ये बीमारी है। इसी तरीके से ये हमारा सिस्टम है, उसको पता है ये कार होती है, ट्रक होता है, बाइक होती है, ये रिक्शा होता है, ये होता है। अब जैसे ही नया डेटा आएगा वो क्या करेगा? वो इसमें से कुछ फीचर्स निकालेगा और फिर डिफरेंशिएट करके बता देगा कि मुझे जो चीज दिख रही है वो अब वो जो है वो साइकिल है, बाइक है मतलब। क्लियर हो रही है बात? तो दोबारा रिपीट कर लें, ये पास्ट एक्सपीरियंस है, ये क्या है? न्यू डेटा। ये पूरी चीज कहलाती है ट्रेनिंग। ये जो 3 फेजेस मैंने बनाए हुए हैं ट्रेनिंग कहलाती है। ये ट्रेनिंग कहलाती है, आपने ट्रेन करवाया उसको डेटा पे,
उसको समझ में आ गया कि ये चीज हो तो ये होता है, ये चीज हो तो ये होता है, ये चीज हो तो ये होता है। अब ये न्यू डेटा है, इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल है बेटा, कोर्स में हम बहुत सारी एग्जाम्पल देखेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। तो मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग वो है, वो एल्गोरिथम जिसमें हम पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पे प्रिडिक्शन करते हैं। मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन। मुझे आप अपने मार्क्स बता दीजिए, मैं उनके बिहाफ पे कोई प्रिडिक्शन करके बता सकता हूं कि आपका एक्सपेक्टेड ग्रेड ये है। प्रिडिक्शन का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि प्रिडिक्शन का मतलब है प्रिडिक्शन, और प्रिडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो चीज 100% होगी, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि वो 100% हो। आप मुझे आज मौसम बताइए पूरा, मैं पिछले 20 साल का वेदर देखते हुए कराची का आपको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि कल बारिश होगी या नहीं होगी। तो जब मैं प्रेडिक्ट करूंगा तो डेफिनेटली मैं 20 साल के एक्सपीरियंस पे करूंगा, बाकी सारी चीजें अल्लाह ताला के हाथ में। लेकिन मैं 20 साल के एक्सपीरियंस को देखते हुए ये बता सकता हूँ आपको कि कल बारिश हो सकती है नहीं हो सकती। तो प्रिडिक्शन का मतलब प्रिडिक्शन होती है। प्रिडिक्शन का मतलब 100% नहीं होता, लेकिन हमें उसको 100% तक ले जाने की कोशिश करनी होती है। आपका सिस्टम जब इन चीजों को देखेगा तो ये जरूरी नहीं है कि हर चीज को सही पहचान ले। बहुत सारे मसले हो सकता है कैमरे का एंगल टेढ़ा हो जाए, लाइट ज्यादा पड़ जाए इमेज पे, कोई और मसला हो जाए, तो हो सकता है जो चीज गुजर रही है वो उसको गलत प्रेडिक्ट कर दे। लेकिन प्रेडिक्शन ऐसे नहीं देखी जाती। प्रेडिक्शन कैसे देखी जाती है? आपने 100 प्रेडिक्शन की जिसमें से आपने 95 सही की, तो इसका मतलब है आपके सिस्टम की एक्यूरेसी 95% है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सही है बेटा? तो आप किसी भी मशीन लर्निंग के मॉडल को प्रिडिक्शन को चेक उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है? कि उसने कितनी प्रिडिक्शन की है उसमें से कितनी सही है। एक डॉक्टर बैठा हुआ है, वो 100 में से 98 पेशेंट्स को सही बताता है, तो उस डॉक्टर की प्रिडिक्शन, उस डॉक्टर की एक्यूरेसी जो है वो 98% है। ये जो बैठे हुए होते थे, जो वर्ल्ड कप चल रहा होता था, तो वर्ल्ड कप चल रहा होता था, प्रिडिक्शन करते थे, वो आखिर में उनका स्कोर आ रहा होता था कि 20 मैचेस में उसने 18 मैचेस का सही बताया, तुक्के लगाते थे वो, जाहिर सी बात है। तो वो 18, 20 में से 18% निकाल लो आप, ये इसकी एक्यूरेसी है। तो किसी भी मॉडल की एक्यूरेसी ऐसे निकाली जाती है। इसी एप्लीकेशन पे मैं डिसीजन ट्री लगाऊं, एक एल्गोरिथम है। इसी एप्लीकेशन पे मैं न्यूरल नेटवर्क लगाऊं, और इसी एप्लीकेशन पे मैं सपोर्ट वेक्टर मशीन लगाऊं, हर एल्गोरिथम अलग अलग एक्यूरेसी बताएगा, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। तो हम वो एल्गोरिथम चूज कर लेंगे कि जिस पे एक्यूरेसी सबसे अच्छी आ रही होगी। इसलिए अलग अलग एल्गोरिथम मशीन लर्निंग है। समझ में आई ये बात? ठीक है बेटा। तो अब टाइम के हिसाब से एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, सेम टास्क पे आपकी परफॉर्मेंस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो दिस इज मशीन लर्निंग। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें डीप लर्निंग की, तो देखें फर्क क्या है दोनों में, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। और से दिखेगा ये मॉडल, आपने डेटा दिया, लेबल डेटा, इट कैन बी लेबल और अनलेबल, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, मशीन लर्निंग की अलग अलग टाइप्स होती हैं। तो ये लेबल डेटा हमने दिया, डेटा, जो लेबल हमने डेटा दिया है, उस डेटा में से रेलिवेंट फीचर्स वो खुद निकाल के देने हमने। फीचर्स का मतलब क्या है? कि जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप मुझे बताइए कि आपके मार्क्स का इस चीज से ताल्लुक है कि आप यूनिवर्सिटी शूज पहन के आते हैं या सैंडल? आपके मार्क्स का क्या इस चीज से ताल्लुक है कि आप कैप लगाते हैं या नहीं लगाते? क्या आपके मार्क्स का इस चीज से ताल्लुक है कि आप ग्लासेस लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? डेफिनेटली नहीं है। लेकिन जब मैं आपकी पिक्चर लूं, तो उस पिक्चर में अगर आप ग्लासेस लगाते हैं तो ग्लासेस के साथ आएंगे, और अगर आप ग्लासेस नहीं लगाते तो ग्लासेस के बगैर आएंगे। इसका मतलब क्या है? कि मैं डेटा में से सिर्फ वो चीजें कलेक्ट करता हूं जो मेरे काम की होती हैं। तो आपकी ग्रेडिंग करते हुए मेरे काम की क्या चीज है? आपके क्विज, आपके असाइनमेंट, आपके मिड टर्म की कॉपी, आपकी फाइनल की कॉपी, आपकी क्लास परफॉर्मेंस। मेरे काम की चीज ये नहीं है कि आप आगे वाली डेस्क पे बैठते हैं, पीछे वाले डेस्क पे बैठते हैं। मेरे काम की ये चीज नहीं है कि आप ग्लासेस लगाते हैं या नहीं लगाते। मेरे काम की ये चीज नहीं है कि आप कैप लगाते हैं या नहीं लगाते, या वट एवर। तो मैं सिर्फ वो फीचर्स कलेक्ट करता हूँ जो मेरे काम के होते हैं। तो अगर देखें, मैं अपने सिस्टम को इमेज इनपुट दे रहा हूँ,
अगर मैं अपने सिस्टम को इमेज इनपुट दे रहा हूं, तो इमेज इनपुट देते हुए मैं इमेज इनपुट दे दूंगा, लेकिन उस इमेज में से मुझे सिर्फ वो फीचर्स निकालने होंगे जो काम के होते हैं। फीचर्स का मतलब क्या, ये देखें, फीचर्स का मतलब ये, सेकंड स्लाइड देखें कि अब ये जो पूरा रेड वाला रीजन है ना, ये फीचर नहीं है क्योंकि ये रिपीट हुआ है। लेकिन ये टायर फीचर हो सकता है, ये हेडलाइट फीचर हो सकती है, ये ग्लासेस फीचर हो सकते हैं, ये कॉर्नर फीचर हो सकता है। फीचर क्या है, वो चीज जो रिपीट ना हो रही हो, या वो चीज जो एक चीज को दूसरे पे डिफरेंशिएट कर सके। आपके क्विज के मार्क्स सबके अलग हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर है। लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने क्विज जल्दी दिया या देर में दिया। तो इसी तरीके से जब मैं साइकिल की इमेज दूंगा, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने सिस्टम को उसमें से फीचर्स निकाल के दूं। तो ये कहलाती है फीचर एक्सट्रेशन, फीचर एक्सट्रैक्शन। मैं अपने मॉडल को सिर्फ वही चीजें देता हूं जो काम की होती हैं, इररेलेवेंट डेटा नहीं देता। जो ब्रेक से पहले किसी ने सवाल पूछा था, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या फर्क है, तो देखें डेटा साइंस क्या है, डेटा पे काम करना है आपने। आपने डेटा को क्लीन करना है, विजुलाइज करना है, उसको उस फॉर्मेट में लाना है जिस फॉर्मेट में आप उसे यूज कर सकें। उसमें से रिडंडेंसी निकालनी है, उसमें से फालतू चीजें निकालनी है, उसमें से आपने आउटलायर्स निकालने हैं। मतलब कोई अगर फालतू चीज डेटा के अंदर आ गई है तो आपने उसमें से निकालना है। ये तमाम चीजें निकालने के बाद आप अपने मॉडल को वो चीजें देंगे जो कि फीचर्स होते हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन। दोबारा रिपीट करता हूं कि हमें फर्ज करें वेदर की प्रेडिक्शन करनी है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, और हमें बहुत सारा डेटा मिल गया है। हमें कहीं से एक्सेल की फाइल मिली और हमें ये पता चल गया कि ये पूरा डेटा मौजूद है। अब उस फाइल के अंदर हो सकता है बहुत ऐसी चीजें भी हो कि जो हमारे काम की ना हो। हमें कहीं से फाइल मिली, लेकिन हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली उस फाइल में से सिर्फ वो चीजें निकालेंगे जो हमारे काम की होंगी। हमारे काम का क्या होगा, हमारे काम का होगा टेम्परेचर, हमारे काम का क्या होगा विंड स्पीड, हमारे काम की क्या होगी क्लाउडी है या नहीं है। मतलब इस तरह की वो तमाम चीजें जो वेदर प्रोडिक्शन में हेल्प करें, हम सिर्फ वो चीजें पिक करेंगे। तो देखिए वापस आते हैं, हम अपने मॉडल को सिर्फ वो चीजें देते हैं जो फीचर्स होते हैं, और फीचर्स निकालना किसकी जिम्मेदारी है, हमारी है। हमें कौन ये काम करके दे सकता है, हमें डेटा साइंस की फील्ड ये काम करके दे सकती है। जब मॉडल ट्रेन हो जाता है तो उस पर हम न्यू डेटा इनपुट देते हैं, जिससे हम कहते हैं टेस्टिंग करना, और हम टेस्टिंग करते हैं और फिर हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करके बता देता है। डीप लर्निंग क्या है, फीचर एक्सट्रैक्शन कहते हैं, और बहुत सारे एल्गोरिथम हैं डिफरेंट डेटा साइंस में, और इसके अलावा हमारे पास आउटलायर क्लासिफिकेशन, बहुत सारी चीजें। फीचर निकालने के प्रोसीजर को क्या कहते हैं, प्रोसीजर को देखें फीचर एक्सट्रैक्शन कहते हैं। उसके एल्गोरिथम अलग अलग हैं। आप लोगों को फीचर एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, आप एक्सट्रैक्ट करते हैं आप एल्गोरिथम पूछेंगे तो वो अलग है। ये मेथड तो फीचर एक्सट्रैक्शन कहलाता है, एल्गोरिथम तो बहुत सारे हैं। वो भी आपका एल्गोरिथम है जो आप लोगों ने न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, पीसीए। ये भी फीचर एक्सट्रैक्शन का तरीका है। क्लस्टरिंग के जरिए भी हम आउटलायर्स को निकाल सकते हैं। तो वो अलग अलग चीजें हैं, अभी हम वो नहीं देख रहे। अच्छा, डीप लर्निंग क्या है फिर, देखें मशीन लर्निंग में बहुत सारे एल्गोरिथम है। इस जगह पे मैं बात कर रहा हूँ, इस जगह पे मैं बता रहा हूँ, इस जगह पे मेरे पास बहुत सारे एल्गोरिथम यूज हो सकते हैं। उसमें एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं, जो इंसान की ब्रेन की मिमिक है, पूरी कॉपी है। इंसान का ब्रेन है, उसकी मिमिक है, उसकी पूरी कॉपी है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आप डिजाइन करते हैं तो वो एक अलग फील्ड है, उसमें अलग काम है। लेकिन अगर मैं नट शेल में थोड़ा सा आपको समराइज करने की कोशिश करूं, क्योंकि हम डीप लर्निंग तो नहीं पढ़ रहे, हम तो अल्टीमेटली अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स की तरफ मूव करेंगे। तो वही चीजें देखें, वही आपने मॉडल ट्रेन करना है, वही चीजें करनी है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक चीज देख लें कि डेटा बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि इंसान का ब्रेन जो है वो न्यूरॉन्स पे काम कर रहा होता है, और न्यूरॉन्स जो है हमारे दिमाग में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है। जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं उतना ज्यादा हम डिसीजन स्मार्टली ले सकते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को पैगाम दे रहा होता है, और आपस में वो मिलकर फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो बिल्कुल इंसान के दिमाग की कॉपी देखेंगे, इस तरह से न्यूरल नेटवर्क डिजाइन होता है। तो कहते हैं डीप लर्निंग में आप क्या करते हैं, आप डीप लर्निंग में जो मॉडल ट्रेन करते हैं वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के जरिए करते हैं।
डीप लर्निंग में जो आप मॉडल ट्रेन करते हैं वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के जरिए करते हैं, और लार्ज अनलेबल्ड डेटा होता है। लार्ज डेटा का मतलब क्या है? डेटा बड़ा हो सकता है आपके पास। दूसरी बात, आप अनलेबल्ड डेटा दे सकते हैं, मतलब क्या है कि वो आपका जो सिस्टम है, जो डीप लर्निंग का जो सिस्टम है, वो खुद से अपने काम के फीचर्स खुद से निकाल लेता है। कैसे करता है? ये पूरा एक मैकेनिज्म है। प्रोपगेशन होती है, फास्ट फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्डिंग होती है, प्रोपगेशन होती है, बैक प्रोपगेशन, फॉरवर्ड बैक प्रोपगेट, ये पूरा एक मैकेनिज्म होता है। लेकिन बस फर्क क्या है? बिल्कुल वही स्टेप है कि आप एक मॉडल ट्रेन करते हैं, उसको डेटा देते हैं। लेकिन डीप लर्निंग में क्या है कि आप ज्यादा डेटा दे सकते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा आपके पास अवेलेबल हैं, आपको ज्यादा पैरामीटर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात क्या है कि आप अनलेबल डेटा दे सकते हैं। अनलेबल डेटा का मतलब क्या है कि वो लेबलिंग खुद कर लेगा उसकी। अब वो कैसे करेगा, वो पूरी एक थ्योरी है उसकी, और उसके बाद वही काम है टेस्टिंग करें और आप ये करें। तो अगर हम फर्क देखें तो हम क्या कह सकते हैं, अगर नट शेल में, अगर आप फॉर द बिगनर्स अगर हम बताएं आपको, तो हम ये कह सकते हैं कि डीप लर्निंग के अंदर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे काम हो रहा होता है, और डेटा जो है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू व्हाट नॉर्मल मशीन लर्निंग। अच्छा जी, अगर हम फर्क देख लें तो देखें, अगेन मैं जब किसी चीज को समझा रहा हूँ तो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि लिमिटेड टू दिस नहीं है ओनली, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज आ सकती है मशीन लर्निंग में। ये कह रहे हैं कि डिसीजन करता है, प्रिडिक्शन करता है, क्विक एंड एक्यूरेट आउटकम्स होते हैं, मोर पावरफुल कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, डेटा को एनालाइज करने के काम आता है, डिसीजन ले रहा होता है, इनएक्सपेंसिव है। यहाँ पर देख लें, ये ज्यादा डेटा पे काम कर रहा है। कौन है ये? डीप लर्निंग। परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है डेटा के साथ। मैंने आपसे क्या कहा था कि जितना ज्यादा डेटा होगा उतना वादा। मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताता हूँ, वो मैं देख लूंगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ। न्यूरल नेटवर्क बहुत पुराना है। अगर हम हिस्ट्री देखेंगे, जब हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे तो हम हिस्ट्री देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो न्यूरल नेटवर्क 1980s में आ गए थे। 1980s में न्यूरल नेटवर्क आ चुके थे, लेकिन जब उनसे रिजल्ट प्रिडिक्ट करवाए जाते थे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आता था। अच्छा रिजल्ट का मतलब है एक्यूरेट नहीं आता था। आपके ख्याल में क्या रीजन था? 1980s में न्यूरल नेटवर्क बन चुके थे, मतलब डिजाइन हो चुका था एल्गोरिथम, और उससे नेचुरल नहीं आ रही प्रोसेसिंग, ठीक है। एआई के कुछ कॉन्सेप्ट है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एआई में मशीन लर्निंग नहीं है। आप बताएं जीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? कुछ भी नहीं बताया बेटा, प्रीवियस पेज में यही था बस। क्या होती है जीपीयू की फुल फॉर्म? जैन ने बताया और बिलाल ने बताया, ठीक है। तो देखिए ये कुछ कॉन्सेप्ट है एआई के। इसका मतलब क्या है? सिर्फ मशीन लर्निंग नहीं है एआई में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जितना भी लैंग्वेज पे काम हो रहा है,
वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से हो रहा है। फर्ज करें, अब आप देखिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ये तमाम लोग एआई के अंदर रहते हुए एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? फर्ज करें आपके पास एक डॉक्यूमेंट आता है, सब सुनिए गौर से। फर्ज करें आपके पास एक डॉक्यूमेंट आता है और आपसे कहा जाता है आप इस डॉक्यूमेंट को अपने सिस्टम को दें, वो डॉक्यूमेंट ये सिस्टम पढ़े और आपको बता दें ये डॉक्यूमेंट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, साइंस से करता है, पॉलिटिक्स से करता है, स्पोर्ट्स से करता है, एंटरटेनमेंट से करता है, या वट। अब मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम इंतजार कर रहा है बैठा हुआ कि भाई मुझे डेटा मिल जाए, लेकिन डेटा किस फॉर्म में? इमेज की फॉर्म में। पेज है ना, पेज, वो पेज आप जब स्कैन करेंगे तो इमेज बन जाएगी। तो इमेज प्रोसेसिंग आ गई, इमेज प्रोसेसिंग वहां से डेटा को निकाल के देगी। समझ रहे हैं? इमेज प्रोसेसिंग के जरिए आप क्या करेंगे, कोई ओसीआर लगा के तमाम डेटा को अलग करेंगे। तो मशीन लर्निंग इंतजार में है कि उसे डेटा मिले तो वो प्रिडिक्ट करके बताए, क्लासिफिकेशन करके बताए कि भाई ये पेज, ये डॉक्यूमेंट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, लेकिन उसको डेटा उस फॉर्म में मिल नहीं रहा, तो उसको कौन डेटा बना के देगा उस फॉर्म में? इमेज प्रोसेसिंग, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। वो उसके अपने एल्गोरिथम है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के जरिए वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये आगे की बात। इसी तरीके से मशीन लर्निंग, रोड पे मशीन लर्निंग में आपने कैमरा लगाया हुआ है और मशीन लर्निंग का सिस्टम ये बताता है कि स्टूडेंट की अटेंडेंस लगानी है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक अटेंडेंस लगानी है स्टूडेंट की। स्टूडेंट क्लास में एंटर हो और उसकी अटेंडेंस लग जाए। तो अगेन कैसे होगा काम, ये तो हमें पता है कि हमें डेटा वेटा इनपुट देना पड़ेगा पहले से, लेकिन मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम तो जब काम करेगा जब उसको डेटा मिल जाए। डेटा किस फॉर्म में? इमेज की फॉर्म में। अगेन इमेज के पिक्सल्स को रीड करना, ये वो इमेज प्रोसेसिंग का पूरा काम आ गया। इसी तरीके से एक डॉक्यूमेंट रिटन फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके रिव्यूज आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके रिव्यूज आ रहे हैं, आपने उन रिव्यूज के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन करनी है कि ये प्रोडक्ट का रिव्यू पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव। या फर्ज करें किसी मूवी का रिव्यू है, किसी मूवी का रिव्यू है और उस मूवी के रिव्यू को आपने क्या करना है, टेक्स्ट की फॉर्म में मौजूद है, आपने क्लासिफिकेशन करके बताना है। तो क्लासिफिकेशन कौन करेगा? मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम। क्लासिफिकेशन कौन करेगा? मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम। लेकिन मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को उस टेक्स्ट में से फीचर्स निकाल के कौन देगा? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लैंग्वेज पे काम कर रहा है। गूगल कैसे काम कर रहा है? गूगल आपको कैसे चीजें उठा के लाके दे रहा है? सब कुछ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। ट्रांसलेशन कैसे हो रही है? स्पीच रिकग्निशन कैसे हो रही है? सब कुछ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की कैटेगरी में आ जाता है। वॉइस टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू वॉइस, ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलेशन, सब ये कैसे काम हो रही है? सब कुछ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर है। एनएलपी, सही है? एनएलपी क्या है बेटा? एनएलपी की फुल फॉर्म है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लैंग्वेज पे जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है ना, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की फील्ड के अंदर हो रही है। आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं, वो टैग्स जाके मैच होता है, पैटर्न मैचिंग होती है, सब कुछ वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की कैटेगरी है। आप कॉर्टाना यूज करते हैं, सीरी सीरी यूज करते हैं, या जो भी आप गूगल असिस्टेंट यूज करते हैं, वो आपकी वॉइस को समझ लेता है। ये सब कुछ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की कैटेगरी के अंदर हो रहा है। आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट को समझ कैसे रहा है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये भी एआई की एक फील्ड है। जिस तरीके से डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एक फील्ड है, आपने सुनी हुई है बहुत सारी। ये किस पे काम कर रहा है? इमेजेस पे काम कर रहा है। ये किस पे काम कर रहा है? इमेजेस पे काम कर रहा है। इसी तरीके से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग किस पे काम करती है? जितनी भी लैंग्वेज के। अब नेचुरल लैंग्वेज में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। और लोग उर्दू पे भी काम हो रहा है, हो रहा है बहुत सारा, ठीक है। उर्दू पे काम हो रहा है, अरबी पे काम हो रहा है, टर्किश पे काम हो रहा है, बंगाली पे काम हो रहा है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं उन पे काम हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। तो ये सारी फील्ड जो है वो एआई की है। नहीं, ये डिपेंड करता है ना बेटा, जैसे अभी अगर मैं कोई सिस्टम बनाऊंगा तो मैं उर्दू पे बनाऊंगा या इंग्लिश में बनाऊंगा? गूगल तो हेल्प कर रहा है ना आपकी, मैं तो अपने सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो मैं अगर पाकिस्तान में रहता हूँ तो मेरी कोशिश ये होगी मैं उर्दू पे काम करूँ।
4-5 साल पहले पीएचडी स्टूडेंट थे उर्दू यूनिवर्सिटी के। बेटा आप लोग ना चीजें मिक्स ना करें। देखें, डीप लर्निंग क्या है, डिसीजन लेके देगी आपको। एनएलपी क्या है, फर्ज करें आपने खाना बनाना है, तो खाने का सामान कौन ला के दे रहा है आपको? आपकी अम्मी ने, आपकी वालदा ने, आपकी बहन ने खाना बनाना है घर में, उसको सामान कौन ला के दे रहा है? आप ला के दे रहे हैं। और खाना कौन बना रहे हैं? वो लोग बना रहे हैं। तो डीप लर्निंग क्या है, फाइनल डिसीजन लेके बताएगा आपको। या मशीन लर्निंग क्या है, फाइनल डिसीजन लेके कि ये चीज ये है, या ये चीज ये है, या ये चीज ये है। उसको डेटा कौन ला के देगा, वो डिपेंड करता है। एनएलपी ला के देगी या इमेज प्रोसेसिंग ला के देगी। लेट मी क्लियर, इधर देखिएगा एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल देखें दोबारा, ये वाली एग्जाम्पल, ये कैमरे वाली। आपने रोड पे कैमरा लगा दिया, कैमरे ने इमेज लिए। कंप्यूटर को इमेज समझ में आती है क्या? नहीं आती। उसको वीडियो मिली, वीडियो। वीडियो में से हमें पता है वीडियो क्या है, फ्रेम्स पर सेकंड। वीडियो क्या है, फ्रेम्स पर सेकंड। उसने फ्रेम्स निकाले अलग अलग। उन फ्रेम्स में देखें, ये येलो वाला रीजन दिख रहा है आपको, ये येलो रीजन, ये येलो रीजन, ये तो काम का नहीं है। तो इस पे इमेज प्रोसेसिंग के जरिए हम अपने काम का डेटा निकालेंगे। पिक्सल्स जो होते हैं, पिक्सल्स, वो पिक्सल्स जो है वो हमारे फीचर्स बन जाएंगे। जब ये पूरा डेटा निकल जाएगा, ये डेटा किसने निकाल के दिया? इमेज प्रोसेसिंग ने। ये डेटा किसने निकाल के दिया? इमेज प्रोसेसिंग ने। अब इमेज प्रोसेसिंग ने जो डेटा निकाल के दिया है, उसके बाद मशीन लर्निंग का कोई एल्गोरिथम इंप्लीमेंट होगा इसमें। तो आप जो कह रहे हैं ना एनएलपी में डीप लर्निंग यूज होती है, ये डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन किस नौयत की है। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। आप एक व्हील चेयर बनाएं, और व्हील चेयर जो बन चुकी है यूनिवर्सिटी के अंदर, आप उस पर वॉइस रिकग्निशन के जरिए काम करें। आप बोले फॉरवर्ड, तो वो आगे जाएगी। आप बोले बैकवर्ड, तो वो पीछे जाएगी। समझ रहे हैं? अब ये जो आप बोल रहे हैं, इस वॉइस को वो कैसे समझ रही है आपकी मशीन? डेफिनेटली कोई ना कोई मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म क्या है? स्पीच रिकग्निशन का। स्पीच रिकग्निशन के जरिए वो चीज उस फॉर्म में कन्वर्ट होती है जिस फॉर्म में कंप्यूटर उसको समझ लेता है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें। आपको डेटा प्रोवाइड करना है अपने एल्गोरिथम को। तो एल्गोरिथम को डेटा डिपेंड करता है कि कौन सा है, इमेज का डेटा है, वॉइस का डेटा है, टेक्स्ट का डेटा है, कौन सा डेटा है, ये डिपेंड करता है। क्लियर हो गई ये बात? अब ये देखिए, एक आखिरी एग्जाम्पल देख लें। अगर इस एग्जाम्पल को मैं बाहर से देखूं, जी ये एग्जाम्पल देखें राहिल, तो फिर आपकी समझ में आएगी ये बात। ये एग्जाम्पल को आप गौर से देखें, ये आखिरी एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को, पूरी एग्जाम्पल को अगर मैं समझूं, तो इस एग्जाम्पल में ये हो रहा है कि बुक्स मौजूद हैं, बुक्स मौजूद हैं, और वो उनका कलेक्शन मौजूद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कौन सी बुक किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। हमने क्या किया, हमने ये करना है कि उनकी कैटेगरीज असाइन कर देनी है बुक की। तो सबसे पहले इस पूरे मैकेनिज्म को हम एआई का मैकेनिज्म कहेंगे, लेकिन इसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग कैसे यूज हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें। इसको बहुत सारी तरीकों से हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बुक के तमाम पेजेस को स्कैन किया, तमाम बुक्स के तमाम पेजेस को स्कैन किया। और स्कैन करने के बाद, चूंकि बहुत ज्यादा डेटा हो गया, बहुत ज्यादा वर्ड्स हो गए, तो उनको हमने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये सारा काम हमने किससे किया? डीप लर्निंग से किया, कि कौन सा कैरेक्टर किस जगह पे है। डीप लर्निंग हमें डिसीजन ले लेके दे रहा है। तमाम बुक्स जो है वो किस फॉर्म में आ गई? डिजिटल फॉर्म में आ गई। अब हम एक बुक उठा लेते हैं, एक बुक उठाई। अब इस बुक के अंदर जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो भी कैरेक्टर लिखे हुए हैं, उन कैरेक्टर्स के बिहाफ पे हम उस बुक की क्लास डिफाइन करेंगे कि ये बुक पॉलिटिक्स से है, बुक साइंस से है, केमिस्ट्री से है, फिजिक्स से है, मैथ्स से है, किससे है ये बुक। ये कौन बताएगा हमें? मशीन लर्निंग। डेटा दिया हमने मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को, मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम उसमें कीवर्ड चेक करके, या जो भी मैकेनिज्म होगा, वो हमें बताएगा कि मशीन, ये बुक जो है किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, और वो कैटेगरी हम उस बुक को असाइन कर देंगे। इस तरीके से तमाम बुक जो है वो असाइन हो जाएंगी। सिंपल रोबोट, रोबोट का फ्लेवर इसलिए दे दिया क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोग समझते हैं रोबोट
तो ये रोबोट का फ्लेवर दे दिया। अब क्या होगा, कोई भी बंदा आएगा वो बोलेगा मुझे इस कैटेगरी की बुक चाहिए, तो रोबोट उसको असिस्ट कर देगा कि भाई ये बुक यहाँ लगी हुई है या ये बुक इस फॉर्म में यहाँ मौजूद है। तो ये पूरा मैकेनिज्म एआई का कहलाएगा। इसमें जहां जहां डिसीजन लिए वो किसने लिए, मशीन लर्निंग के लिए, और जहां बड़े डेटा पे काम किया वो किसने किया, डीप लर्निंग ने किया। समझ रहे हैं? ये देख रहे हैं आप, जो मैं डेफिनेशन बता रहा था एआई की, इंटेलिजेंट मशीन्स दैट थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स। सिंपल। अब अगर हम जितनी ज्यादा डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, हर डेफिनेशन दूसरे से अलग होगी लेकिन लिंक करती होगी। तो इंटेलिजेंट मशीन्स दैट थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, सिंपल। सिस्टम, मशीन लर्निंग क्या है, मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई वो तो है ही, लेकिन इन्होंने जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको भी समझ लेते हैं। सिस्टम लर्न थिंग्स विदाउट बीइंग प्रोग्राम टू डू सो। मतलब चीजों को खुद ब खुद समझने की कोशिश करता है पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोग्रामिंग नहीं होती। प्रोग्रामिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई हम उसको मैकेनिज्म, वो चीजों को देख के खुद पहचान रहा होता है कि ये चीज मैंने पहले देखी थी तो ये है। और डीप लर्निंग क्या है, मशीन्स थिंक लाइक ह्यूमन ब्रेन्स यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सिंपल। अच्छा, बाकी जो है कुछ कुछ इसके इन्होंने बताया कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो ये पूरी स्लाइड्स तो आपके इसके लिए थी कि आप थोड़ा सा इसको डिफरेंस समझ लें। होपफुली कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। देखिए, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये कह रहे हैं कि डिटेक्टिंग क्राइम बिफोर दे हैपन। अब कैसे हो सकता है ये आपके ख्याल में, कि किसी जगह पे क्राइम हो रहा हो और आपको पहले पता चल जाए, उसको रोक लें आप, कैसे पता चलेगा बताएं? कैसे? पूरा पूरा मैकेनिज्म होता है ना बेटा, कि अगर आपने किसी बैंक में लगाया हुआ है या कुछ लगाया हुआ है तो आप क्या करें, आप एक्शंस को नोट कर रहे हैं, हर कस्टमर के, हर अकाउंट होल्डर के एक्शंस को नोट कर रहे हैं, हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आप देख रहे हैं ऐसा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। और फिर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं कि भाई इस बैंक में पिछले 5 दिनों में डकैती हुई थी तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है या कम है। ये तमाम फीचर्स के ब्याह पे आप पूरी एआई लगा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। लेकिन सस्पिशियस एक्शंस भी तो होते हैं कि आपके गेट के बाहर एक कैमरा लगा हुआ है, आप देखते हैं कि एक बंदा बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, तो आपको मशकूक लगता है वो। ये चीज आप मशीन को सिखा दें, ये चीज आप मशीन को सिखा दें। अब जैसे आप सीख रहे हैं, क्या आप मशीन को सिखा सकते हैं, ये डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो काम फौरन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। मैं एक बंदे को देखता हूँ, मुझे देख के मशकूक लगता है वो, भाई क्या होता है जो मुझे मशकूक लगता है, आप सबको पता है कि सर ये मुझे घूर के देख रहा था, ये बार बार आ रहा था वापस, सर ये बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, बार बार इसे देखे जा रहा है। ये तमाम चीजें आपने नोट की, आपने कैसे फील किया कि ये मशकूक है? बस वही चीज आपने मशीन को सिखा देनी है। अब वो उसमें एफर्ट्स कितनी लगती हैं वो अलग बात है। मशीन को सिखा दी एक दफा तो उसके बाद तो ऐसी 10,000 मशीन बन जाएंगी। मशीन लर्निंग में क्या कह रहे हैं, इंक्रीज एफिशिएंसी इन हेल्थ केयर। डेफिनेटली ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल के सिचुएशन के हिसाब से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, बीमारियों का पता चल जाए आपको, आप उसको डेटा इनपुट दें और वो आपको बता दे कि भाई एक बंदा जो है इसको ये बीमारी है या नहीं है। एक्सरे दें, वो बता दे एक्सरे में कैंसर है या नहीं है, इस तरह की जो भी चीजें हैं। और क्या कह रहे हैं, डीप लर्निंग, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है आजकल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंक्रीज पर्सनलाइजेशन, ये जो अभी मैं बात कर रहा था ना आपसे थोड़ी देर पहले दराज की, कि भाई आपकी पर्सनलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी संवार रहा है वो आपको वो चीजें बता रहा है जो आपको अच्छी लगती हैं कि हो सकता है आप खरीद लें। बाकी तो और भी बहुत सारी चीजें आपको बता देता है, बहुत सारी चीजें। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद ये नोट किया होगा, अब तो खैर पुरानी हो गई ये बात, लेकिन मैंने पहले भी शायद ये किसी क्लास में डिस्कस की थी कि मेरे मोबाइल में ये ऑप्शन आया कि कुछ दिन पहले, ये ऑप्शन तकरीबन नवंबर दिसंबर में अचानक से नोटिफिकेशन आया कि वी हैव ऑब्जर्व दैट आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जब होते हैं तो आपका मोबाइल अनलॉक होता है। जब भी आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे होते हैं ज्यादातर तो आपका मोबाइल अनलॉक होता है। वो मेरे घर की लोकेशन बता रहा था। तो ऐसा हो सकता है, परमिशन मांगी उसने कि जब भी आप इस लोकेशन में एंटर हो आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाए। मैंने उसको कह दिया यस। अब जब भी मैं अपने घर की तरफ आता हूँ, गली के अंदर दाखिल होता हूँ,
तो मेरा मोबाइल में अगर लोकेशन ऑन हो तो सिस्टम खुद ब खुद अनलॉक हो जाता है, मेरा मोबाइल खुद ब खुद अनलॉक हो जाता है। जब भी मैं अपने घर के अंदर एंटर होता हूँ, अब आ रही है बस, जब भी मैं अपने घर के अंदर एंटर होता हूँ मेरा मोबाइल खुद ब खुद अनलॉक हो जाता है। जब भी मैं अपने घर के अंदर एंटर होता हूँ मेरा मोबाइल खुद ब खुद अनलॉक हो जाता है। जी मेरी बात समझ में आ रही है? जब भी मैं अपने घर के अंदर एंटर होता हूँ मेरा मोबाइल खुद ब खुद अनलॉक हो जाता है। क्या है ये? पर्सनलाइजेशन है। मैं यूनिवर्सिटी से जब घर के लिए निकलता था पहले ज़माने में, जिन ज़माने में हम यूनिवर्सिटी जाते थे उन दिनों की बात कर रहा हूँ, अब तो बहुत साल हो गए यूनिवर्सिटी गए हुए, तो रास्ता वास्ता भी याद नहीं है हम लोगों को। तो जब मैं घर आ रहा होता था तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि मेरे मोबाइल में जो एक फीचर है, मुझे नहीं पता वो फीचर का नाम क्या था, उसने मुझे नोटिफिकेशन दिया पॉपअप के, आप जो हैं इस लोकेशन में जब भी एंटर होते हैं तो आपका मोबाइल ज़्यादातर अनलॉक होता है। मैं बताता हूँ बेटा, ये जियो फेंसिंग है। जियो फेंसिंग है, जरा पढ़िएगा इसको, क्या है चीज़ है ये। जब भी आप इस लोकेशन पे एंटर होते हैं तो ज़्यादातर आपका मोबाइल अनलॉक होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब भी आप इस लोकेशन में एंटर हो आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली अनलॉक कर दिया जाए? मैंने उसको परमिशन दे दी, बस परमिशन दी है। अब जब भी मैं अपने घर में एंटर होता हूँ अगर मेरी लोकेशन ऑन होती है तो मेरा मोबाइल ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। और डेफिनेटली घर के अंदर नहीं, गली के अंदर जियो फेंसिंग क्या होती है, एक थोड़ा बहुत सराउंडिंग का रेडियस भी शामिल कर लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। मस्जिद में एंटर हो रहे हो हम तो हमारा मोबाइल ऑटोमेटिक साइलेंट पे लग जाए, हम क्लासरूम में एंटर हो रहे हो तो ऑटोमेटिक साइलेंट पे लग जाए। लेकिन जियो फेंसिंग फिर इसमें ना आपको बड़ी लिमिटेड करनी पड़ती है क्योंकि एरिया बहुत कम होता है। मस्जिद तो चलो फिर भी सही है, क्लासरूम बहुत कम जगह है। तो इस तरीके की कुछ आइडियाज सोचे अपने FYP के लिए ताकि ये